कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 16 जनवरी से हम लुसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें कि 108 टॉपिक इंक्लूड किया गया है। 108 टॉपिक वही इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है 108 टॉपिक, ये क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन गिरा है लुसेंट से। ओके देन, संकट दुख हरता अगर कोई है तो लुसेंट है। ओके, अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप फाड़ सकते हैं। ओके, या 50 से 60% आप एकदम मुख्य रूप से क्वेश्चन आता ही आता है लुसेंट से। ओके, कितना लोग को लुसेंट समझ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना, जंगल के शेर को भी सर्कस में नचाया जाता है चाबुक से। अच्छे टीचर मिलना चाहिए, अच्छे गुरु मिलना चाहिए। तो आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि लुसेंट हम पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप कुछ भी बोल के चला जाइएगा, हम एक जवाब नहीं देंगे आप लोग को। ओके, एक बात और है कि हम जो है लुसेंट सीरीज पर्सनल पेड कोर्स में स्टार्ट किए हैं। आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए। मात्र 51 रुपये फी रखा गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। 108 टॉपिक में पहला जो चैप्टर है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके देन, तो समझते हैं ध्यान से और पूरा डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय की बात बोलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ओके देन, आगे आपको पढ़ने भी मिलेगा वैदिक सभ्यता, वो जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बात बोलेंगे तो यह जो है त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ओके, आगे इसका कालखंड की बात बोलेंगे तो तरह तरह का वैज्ञानिक आया, तरह तरह का मापक यंत्र आया, उसके अनुसार जो है अपना अपना मत दिया गया कि इसका कालखंड जो है इतना से इतना है, इतना से इतना है। जैसे कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है इसका कालखंड बताया गया 2400 BC से 1700 BC, 2400 BC से 1700 BC बताया गया। ओके, BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बिफोर द जीसस क्राइस्ट, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोली गई है। और ईसा मसीह का जन्म हुआ कब था? 0 ईस्वी में। ओके, तो 0 ईस्वी के पहले के काल को बोला गया है ईसा पूर्व। ओके, जिसे बोलते हैं BC। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे कमेंट। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, अब डीपी अग्रवाल जो अगला इतिहासकार आया था, वो क्या बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2300 BC से 1750 BC है। ओके, जॉन मार्शल आया तो जॉन मार्शल के अनुसार जो है 3250 से 2750 BC बताया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक काल था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम अवशेष जो मिले थे वो क्या मिले थे? तो कांसा धातु मिले थे। क्या मिले थे? कांसा धातु मिले थे। और कांसा धातु क्या है? तो कांसा धातु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ओके, क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। यही जो है तांबा जस्ता का मिश्रण कांसा धातु सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम अवशेष क्या मिला था? कौन सी धातु? तो कांसा धातु। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, खोज की बात बोलेंगे तो आगे जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज है। जो किया कौन था? तो किया था दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1922 में, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया। हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। ओके, क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप बता दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो किया था रखाल दास बनर्जी। कौन किए थे? रखाल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1922 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो बोल दिया तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम जानने वाले हैं सिंधु सभ्यता के 4 भौगोलिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 4 भौगोलिक नगर खोजा गया। ओके, 4 भौगोलिक नगर का मतलब यह हो गया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चारों दिशा में 4 भौगोलिक नगर खोजा गया। कैसे खोजा गया? उत्तर में कौन सा नगर था? दक्षिण में कौन सा नगर था? तो वो हम यहाँ जानेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 भौगोलिक नगर खोजा गया। कौन कौन? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ओके, तो 4 नगर में उत्तर में कौन पड़ता था? उत्तर में क्या पड़ता था? उत्तर में कौन सा नगर पड़ता था? तो मांडा। कौन पड़ता था? मांडा। और मांडा है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, अब मांडा की बात बोलेंगे तो मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा जो है यह
किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है। ओके, दक्षिण में दायमाबाद पड़ता था, दक्षिण में दायमाबाद पड़ता था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और दायमाबाद किस नदी किनारे स्थित था? तो परबदा नदी किनारे स्थित था। दायमाबाद परबदा नदी किनारे स्थित था। ओके, यह दक्षिण में पड़ता था। तो हो गया, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद। ओके, अब देखिए यहाँ जो मिला था, यहाँ तांबे का रथ मिला था। क्या मिला था? तांबे का रथ। कहाँ मिला था? तो दक्षिण में जो पड़ता था दायमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ पे तांबे का रथ मिला था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पूरब में। पूरब में कौन सा नगर था? तो आलमगीरपुर। कौन सा नगर? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है ये किस नदी किनारे स्थित था? तो हिंडन। हिंडन नदी किनारे जो है आलमगीरपुर स्थित था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या मिले थे? तो यहाँ जो है रोटी बनाने के बेलन मिले थे। रोटी बनाने के बेलन मिले थे। क्या मिले थे? रोटी बनाने के बेलन। ओके, आगे आगे देखते हैं पश्चिम में। पश्चिम में जो है सुतकोतदा, ठीक है, पश्चिम में सुतकोतदा एक नगर था। ओके, आज सुतकोतदा की बात बोलेंगे। सुतकोतदा किस नदी किनारे स्थित था? तो दास्त नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित था? दास्त नदी किनारे सुतकोतदा स्थित था। ओके, यहाँ क्या मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं प्राकृतिक चट्टान। क्या मिले हैं? प्राकृतिक चट्टान मिले हैं। ओके, जो कि सुतकोतदा पश्चिम में था, दास्त नदी किनारे। ओके, यहाँ क्या मिले हैं? तो प्राकृतिक चट्टान मिले हैं। ओके, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकोतदा। ओके, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी किनारे स्थित। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, परबदा नदी किनारे। यहाँ क्या मिला है? तो तांबे का रथ मिला है। पूरब में आलमगीरपुर पड़ता था, हिंडन नदी किनारे। यहाँ रोटी बनाने का बेलन मिला है। पश्चिम में सुतकोतदा है जो कि दास्त नदी किनारे स्थित है। यहाँ जो है प्राकृतिक चट्टान मिले हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 गो भौगोलिक नगर हम देख लिए, कौन क्या क्या चीज़ मिला है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए और सबसे ज्यादा अगर स्थल मिला है तो कहाँ मिला है? सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी के किनारे जो है सबसे ज्यादा स्थल मिला था। ओके, याद रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्माण की पद्धति था ना, कैसे भवन बनाया गया था, ईटा की चौड़ाई कितना था, पलंग की चौड़ाई कितना था, सारा इसमें जानेंगे। ठीक है, तो भवन निर्माण की पद्धति के बारे में जानेंगे। देखिए, भवन निर्माण की पद्धति के बारे में बोलेंगे तो यह जो है ग्रिड पद्धति से निर्मित था। ग्रिड पद्धति का अर्थ क्या हो गया? जालनुमा से यह निर्मित था, इस तरीका से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के भवन निर्माण पद्धति था, यह जालनुमा पद्धति से बनाया गया था। ओके, ये ग्रिड पद्धति से निर्मित था। अब देखिए इसमें ईंटों के प्रकार थे। जैसे आपको बताए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इस प्रकार का ईंटें हुआ भी करता था। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार के अनुपात में ईंटें हुआ करता था। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, इसकी लंबाई कितना फुट थी, कितना मीटर थी? तो कैसे बोलेंगे आप? तो आप बोल सकते हैं इसकी लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी, ऊंचाई 1 थी। ठीक है, लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, मतलब कि 4, 2, 1 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, आगे समझते हैं। आगे हम क्या जानने वाले हैं? तो हम आगे जानेंगे इसमें जो नियोजित शहर थे वो जानेंगे। जैसे कि पश्चिमी टीले को समझते हैं। पश्चिमी टीले जो था ये बहुत ऊंचाई पे था। पश्चिमी टीले बहुत ज्यादा ऊंचाई पे था। ओके, अब देखिए इसी को क्या कहा गया? इसको दुर्ग कहा गया। पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा गया। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में किसको दुर्ग कहा गया? तो पश्चिमी टीले को। ओके, आगे अब देखिए पश्चिमी टीले की ऊंचाई तो ज्यादा था, लेकिन इसमें रहते कौन थे? तो इसमें पंडित लोग रहा करते थे। पश्चिमी टीले में पंडित लोग रहा करते थे, इसकी ऊंचाई अधिक थी। ओके, आगे देखते हैं पूर्वी टीले की ऊंचाई थोड़ी कम थी। यहाँ कौन रहते थे? तो यहाँ सैनिक लोग रहते थे। ओके, अब देखिए पूर्वी टीले को क्या कहा गया? नगर कहा जाता था। पूर्वी टीले को नगर कहा जाता था। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम थी और सबसे ज्यादा ऊंचाई किसका था? तो वह पश्चिमी टीले का। पश्चिमी टीले की ऊंचाई अधिक था और पूर्वी टीले की ऊंचाई कम था। इसे पूर्वी टीले को क्या कहा जाता था? इसे नगर कहा जाता था। पूर्वी टीले में सैनिक लोग रहा करते थे और पश्चिमी टीले में पंडित लोग रहा करते थे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए धोलावीरा। अब क्या जानने वाले हैं धोलावीरा के बारे में? धोलावीरा का अर्थ क्या होता था? सफेद कुआं।
धोलावीरा का अर्थ क्या होता था? सफेद कुआं। ओके, अब देखिए यहाँ भवन 2 मंजिल के हुआ करते थे। यहाँ भवन जो बनाए जाते थे 2 मंजिल के बनाए जाते थे। कहाँ पे? धोलावीरा में। और धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। ओके, आगे देखते हैं। इसका दरवाजा, मतलब धोलावीरा में जो बनाया जाता था भवन निर्माण पद्धति में, धोलावीरा में जो बनाया जाता था, इसमें दरवाजा जो खुलता था, इसमें पीछे की ओर खुलता था। इसमें दरवाजा पीछे की ओर खुलता था। कहाँ पे? धोलावीरा में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर था जिसका दरवाजा पीछे की ओर खुलता था? ओके, तो आप क्या बोलेंगे? धोलावीरा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए नोट में क्या लिखा गया है, चहुंद्रो पहला ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित नहीं था। दुर्ग रहित नहीं था। ओके, याद रखिएगा नोट में क्या है, तो चहुंद्रो। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा शहर था जो दुर्ग रहित नहीं था, तो चहुंद्रो। ओके, आगे देखिए, ईंटों में 3 प्रकार के ईंटें हुआ करते थे। ईंटों में 3 प्रकार के ईंटें हुआ करते थे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो देख लिए, लेकिन प्रकार में बोलेंगे तो प्रकार में 3 प्रकार के ईंटें हुआ करते थे। कच्ची, पक्की और एल आकार के ईंटें। कच्ची, पक्की और एल आकार के ईंटें हुआ करते थे। ओके, अब देखिए कच्ची, पक्की, एल आकार के ईंटें हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किसमें किया करता था, तो चबूतरे और सड़क बनाने में। किसमें? चबूतरे और सड़क बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ओके, अब देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग किसमें किया जाता था, तो बड़े भवन बनाने में। बड़े भवन बनाना है अगर, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ओके, अब देखिए एल आकार की ईंटें। एल आकार की ईंटें किसमें करते थे काम, तो एल आकार के जो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, ये भवन के किनारे में, भवन जो बनाते थे ना, तो भवन के किनारे में, साइड में लगाने के लिए किस प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता था, तो एल आकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता था। ओके, कच्ची ईंटों का प्रयोग चबूतरे, सड़क बनाने में। पक्की ईंटें का प्रयोग बड़े भवन बनाने में। एल आकार की ईंटें का प्रयोग भवन, मकान के किनारे में किया जाता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, जिसमें कि एग्रीकल्चर और पशुपालन के बारे में जानेंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं क्या थी, यहाँ के पशुपालन में क्या पशुपालन थे, कृषि हुआ करते थे, कैसा हुआ करते थे, वो सारा जानेंगे। ओके, जैसे कि कृषि की बात बोलेंगे, एग्रीकल्चर की बात बोलेंगे, तो चावल का उत्पादन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का उत्पादन किया जाता था। ओके, अब देखिए चावल के उत्पादन में चावल का जो साक्ष्य मिला है, किस नगर से मिला है, तो वह मिला है लोथल और रंगपुर से। कहां से मिला है? लोथल और रंगपुर से। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चावल के उत्पादन का जो साक्ष्य मिला है लोथल और रंगपुर से मिला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, कपास का उत्पादन जो करते थे, ये सिंधु घाटी के लोग करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी के लोग स्वयं करते थे। ओके, आगे समझते हैं, कपास को कौन कौन क्या कहा वो देख लेते हैं। देखिए कपास को मेसोपोटामिया के लोग का क्या कहा, तो सिंधु कहा। कपास को जो है मेसोपोटामिया के लोग क्या कहा करते थे, सिंधु कहा करते थे, सिंधु। ओके, कपास को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहा करते थे, सिंधु कहा करते थे। ओके, यूनानी लोग क्या कहते थे, तो सिंडन। कपास को सिंडन कहते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंडन कौन लोग कहते थे, तो यूनानी लोग कहते थे। मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे कपास को, तो सिंधु कहते थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु कहते थे कपास को, और यूनानी लोग क्या कहते थे कपास को, तो सिंडन कहते थे। ओके, दोनों सो सही है, तो सिंडन बोलेगा तो यूनानी लोग, और सिंधु बोलेगा तो मेसोपोटामिया के लोग बोला करते थे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से मिले हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मिट्टी से बने हल जो है ये कहाँ से मिले हैं, तो बनवाली से मिले हैं। और बनवाली कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। ठीक है, बनवाली हरियाणा में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बनवाली से क्या मिले हैं, तो मिट्टी से बने हल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट में क्या लिखा गया है, घोड़ा और हाथी को पालतू पशु नहीं बनाया। घोड़ा और हाथी को जो है सिंधु घाटी के लोग जो है घोड़ा और हाथी को पालतू जो है पशु नहीं बनाया। पालतू पोसने वाला जो है पालतू पशु नहीं बनाया। लेकिन घोड़ा और हाथी से ये लोग परिचित थे। घोड़ा और हाथी से ये लोग परिचित थे। ठीक है, परिचित थे, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा जानवर था जो कि इससे परिचित था लेकिन पालतू नहीं बनाया, तो क्या बोलेंगे, घोड़ा और हाथी। ओके, वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो घोड़ा प्रिय पशु के श्रेणी में से रखा गया था, घोड़ा को। ओके, लेकिन यहाँ तो सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, आगे चैप्टर जो है वो वैदिक सभ्यता ही है। आगे देखते हैं,
घोड़े के अस्थि पंजर, मतलब घोड़े का हड्डी उड्डी जो होता है अस्थि पंजर, ये कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं सुतकोद्दा से। कहाँ से मिले हैं? सुतकोद्दा से मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोद्दा से मिलेंगे। ओके, गेंडा का उल्लेख कहाँ से मिला है? गेंडा का उल्लेख, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेंडा का उल्लेख कहाँ से मिला है? ये मिला है आमरी से। कहाँ से मिला है? आमरी से मिला है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर मेरे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप जुड़ सकते हैं और लुसेंट हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोई डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ओके, दरोगा का एग्जाम आने वाला है। टोटल जो है 1806 सीट है। ओके, आने वाला है। अगर आप लोग मेरे इस सीरीज में आप जुड़ जाते हैं, मेरे पर्सनल पेड कोर्स में अगर इस सीरीज से आप जुड़ जाते हैं तो एग्जाम आते आते आपकी तैयारी इतना ढांसू हो जाएगी कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप फाड़ सकते हैं। दरोगा क्या है? ओके, आगे तो गेंडा का उल्लेख जो है ये आमरी से मिला है। ओके, अब देखिए, ये लोग कुंवरवाला सांड से परिचित थे। ये लोग जो है कुंवरवाला सांड से परिचित थे। कुंवरवाला सांड से परिचित थे। ओके, सिंधु घाटी के लोग। आगे, व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अभी के जमाने में हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो व्यापार में क्या देते थे? पैसा देते थे। पैसा दे के कोई वस्तु लेता था। लेकिन सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता में ऐसा व्यवस्था नहीं था। वहाँ कोई वस्तु दिए ना तो वस्तु के बदले आपको वस्तु दिया जाता था। गेहूं दिए तो गेहूं के बदले चावल देता था। इस तरह से चलता था। ओके, तो यहाँ क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, बल्कि व्यापार के बदले जो है वस्तु के बदले वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। मतलब कि व्यापार जो होता था ये वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। एक वस्तु देंगे तो दूसरा वस्तु आपको देगा। ओके, पैसा का प्रचलन नहीं था, रुपया का प्रचलन नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस माध्यम से होता था। अब देखिए, आयात और निर्यात समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आयात, कोई वस्तु आता था और जाता था, ठीक है, ये कैसे होता था? आयात निर्यात किसके द्वारा होता था? तो यह होता था बंदरगाह की सहायता से। किसके सहायता से? बंदरगाह की सहायता से जो है आयात और निर्यात हुआ करते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कि प्रमुख बंदरगाह लोथल था। प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ओके, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग प्रमुख आयात कच्चा माल। मतलब कि जो भी आयात होता था, मतलब उत्पादन होता था कच्चा माल का, वो कहाँ से होता था वो देख लेते हैं। ओके, जैसे कि तांबा का उत्पादन कहाँ से होता था? तो खेतरी। अभी भी खेतरी राजस्थान में जो है तांबा के लिए प्रचलित है। तो खेतरी से जो है तांबा का उत्पादन होता था, जो कि राजस्थान में। टीन का उत्पादन अफगानिस्तान से होता था। चांदी का उत्पादन बदख्शां से होता था, जो कि पाकिस्तान में ही है। लाजवर्त का उत्पादन मेसोपोटामिया से होता था। गोमेद का उत्पादन सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है, गोमेद का उत्पादन होता था। ओके, शीशा का उत्पादन ईरान से होता था। शीशा का उत्पादन ईरान से होता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हम क्या देखें? कच्चा माल के उत्पादक। तांबा खेतरी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध था। टीन के लिए अफगानिस्तान प्रसिद्ध था। चांदी के लिए बदख्शां अफगानिस्तान प्रसिद्ध था। लाजवत के लिए मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था। गोमेद के लिए सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, प्रसिद्ध था। शीशा के लिए ईरान प्रसिद्ध था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में जानेंगे कि यहाँ के लोग जो है पूजा करते थे किसका? क्या मंदिर में जाके पूजा करते थे? कोई वस्तु का पूजा करते थे कि भूमि की पूजा करते थे? वो हम जानेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, इसे मंदिर का प्रचलन नहीं था, मंदिर की चर्चा नहीं था। जैसे अब यहाँ बजता है ना घंटी, टन 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 टन, मंदिर है आसपास में। ओके, तो उस समय जो है मंदिर का प्रचलन नहीं था। ओके, मंदिर की चर्चा नहीं था। ये लोग जो है उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी का अर्थ ये हो गया भूमि की पूजा करते थे। इसका कहना था जो मुझे अन्न देती है हम उसका पूजा करेंगे। जैसे भूमि उसको अन्न देता था, उपजा के, तो भूमि की पूजा करते थे। उपजाऊ भूमि की पूजा करते थे, जिसे बोलते उर्वरता। तो उर्वरता की भूमि की पूजा करते थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे और देखिए, पेड़ की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, बोलते पेड़ मुझे छांव देता है तो पेड़ की पूजा करेंगे। ओके, शिव की पूजा करते थे, याद रखिएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शिव की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, उर्वरता भूमि की पूजा करते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो में जो है ये स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? पूजा पाठ करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो कि स्वास्तिक चिन्ह जो है ये दर्शाता किसको है? तो सूर्य भगवान को दर्शाता है, सूर्य देवता को जब दर्शाता है। कौन? तो स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी में मुहर जो मिला है, सिंधु घाटी में जो मुहर मिला है, इसमें पशुपति की आकृति है। मुहर में पशुपति की आकृति है। अब पशुपति की आकृति में किसका किसका चित्र मिला है तो वो देख लेते हैं। जिनमें मिले जो है ये हाथी, गेंडा, भैंसा का चित्र मिला है। ओके, पशुपति, मुहर में पशुपति की आकृति बनी हुई है। अब पशुपति में किसका किसका चिन्ह मिला है? तो हाथी, गेंडा, भैंसा का चिन्ह मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुहर में किसका चिन्ह नहीं मिलेगा? हाथी, गेंडा, भैंसा दे देगा और एक और अन्य दे देगा, तो आप लगा लेंगे। ओके, आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधि थी। जैसे कि अभी के लोग क्या करते थे, जैसे कोई मर जाता था, ठीक है, तो हिंदू धर्म में अलग रिवाज है, मुस्लिम धर्म में अलग रिवाज है, ईसाई धर्म में अलग रिवाज है, पारसी धर्म में अलग रिवाज है। तो वैसे वहाँ के भी लोग जो है अंतिम संस्कार जो करते थे उसका अलग रिवाज था। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, अंतिम संस्कार की 3 विधि थी। पहला विधि समझिए, दाह संस्कार। दाह संस्कार, दाह संस्कार जो है ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता था। दाह संस्कार हिंदू धर्म से मिलता जुलता था। इसमें सबको पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। हिंदू में क्या होता है कि सब अगर मतलब कोई अगर डेथ उत कर जाता है, मर जाता है, तो यहाँ पे जला दिया जाता है पूर्ण रूप से। ओके, तो वहाँ के लोग भी जला दिया जाता था। ओके, वहाँ के लोग को भी जला दिया जाता था। ओके, तो क्या करता था? जला दिया जाता था। तो अंतिम संस्कार की 3 विधि थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधि थी। पहला विधि क्या था? दाह संस्कार। इसमें सबको जला दिया जाता था। यह प्रथा जो है हिंदू धर्म से मिलती जुलती है, याद रखिएगा। दूसरा था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? इसमें सबको भूमि में दफना दिया जाता था। इसमें सबको, बॉडी को जो है भूमि में दफना दिया जाता था। ओके, यह जो है प्रथा मुस्लिम धर्म से मिलती है। तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि अगर कोई डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो क्या होता है? भूमि को दफना दिया जाता है जमीन के अंदर। ओके, तो वैसे भी उस समय दफना दिया जाता था। ओके, तीसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि अगर कोई शव है, अगर कोई बॉडी है, अगर मर गया है वो व्यक्ति, तो उसमें क्या होता था? पशु पक्षी को पहले खाने के लिए दे देता था कि पहले आप तुम लोग खा लो, पेट भोजन कर लो, जो बचेगा वो उसके बाद जो है हम काम करेंगे। तो फिर क्या करता था? फिर दफना दिया जाता था। तो आंशिक समाधिकरण में जो है सबको पहले पशु पक्षी को खिलाता था। ठीक है, सबको पहले पशु पक्षी को खिलाता था, बाद में दफना दिया जाता था। और यह प्रथा जो है पारसी धर्म में चलता है, पारसी धर्म से मिलता जुलता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या देखें हम? तो समाधिकरण क्या क्या देखें? पूर्ण समाधिकरण देखे, दाह संस्कार देखे, आंशिक समाधिकरण देखे। दाह संस्कार में सबको जलाया जाता था, पूर्ण समाधिकरण में सबको दफनाया जाता था, आंशिक समाधिकरण में पहले पशु पक्षी खाते थे फिर दफनाते थे। ओके, आगे देखते हैं प्रमुख नगर। प्रमुख नगर समझते हैं। जैसे कि रावी नदी किनारे कौन सा शहर था? तो हड़प्पा। तो वही देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी किनारे बसा हुआ था। ओके, इसका खोज जो है दयाराम शाही ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ओके, यह जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता था। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हम क्या देखने वाले हैं? प्रमुख नगर देखेंगे आप। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित था। इसका खोज दयाराम शाही ने किया था। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता था। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हड़प्पा को ऋग्वैदिक में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। हरयूपिया। हड़प्पा को जो है ऋग्वैदिक काल में हरयूपिया कहा गया। हरयूपिया क्या बोला गया है? हरयूपिया कहा गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज मिले हैं वो देख लेते हैं। इसमें ना कांस्य दर्पण मिला है, मतलब कांसे का दर्पण, शीशा मिला है। ओके, कांसे का। आगे देखते हैं, श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मतलब ये हो गया कि मजदूर को रहने के लिए आवास, घर मिला था। ओके, आगे देखते हैं, RH-47 कब्रिस्तान मिला है। ओके, मछुआरे का चित्र मिला है कि वहाँ के लोग जो है मछुआरे मच्छी भी मारते थे। ओके, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है?
कांस्य दर्पण मिला है, श्रमिक आवास मिला है, RS-47 मिला है, कब्रिस्तान मिला है, ओके, RS-47 कब्रिस्तान मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, स्त्री से गर्भ के पेट से निकलता हुआ पौधा मिला है, शंख का बेल मिला है, बजाने वाला होता है ना शंख, उसका शंख का बेल मिला है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का खोज की बात बोलेंगे तो रखाल दास बनर्जी 1922 में किया था, ओके, और हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है पता है? मृतकों का टेला, मृतकों का टीला। ओके, मोहनजोदड़ो का अर्थ, यह सिंधु नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर था। सिंधु नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर था कौन? तो मोहनजोदड़ो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो बृहत स्नानागार, मतलब कि नहाने के लिए स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से जो है मलेरिया का साक्ष्य मिला है, जैसे कि मच्छर उच्छर काटते थे तो मलेरिया फैलता था, तो मलेरिया का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है? तो मिला है मोहनजोदड़ो से। मलेरिया का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। और मलेरिया होता किससे है? तो प्रोटोजोआ से होता है, ओके, जिसे बोलते हैं परजीवी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, कांस्य की नर्तकी मिली है, मतलब कांसे की नर्तकी करती हुई मूर्ति मिली है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? बृहत स्नानागार मिला है, मलेरिया का साक्ष्य मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, का चित्रण मिला है। ठीक है, पुरोहित आवास मिला है, चमकता हुआ बंदर का चित्र मिला है। ओके, अब देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल से क्या मिला है? तो इसे ना लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लघु हड़प्पा जो है किसे बोला जाता था? तो लोथल को। ओके, किसे बोला जाता था? लोथल को बोला जाता था। ओके, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ओके, लोथल एक बंदरगाह था जो कि पहले भी देखे थे। ओके, व्यापार जो होता था लोथल एक बंदरगाह की सहायता से हुआ करता था। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा कहते थे। लोथल का खोज कौन किया था? रंगनाथ राव किया था। कौन किए थे? रंगनाथ राव जो है लोथल का खोज किए थे। ओके, आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये कच्छ जिला गुजरात में है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में है, याद रखिएगा। ओके, यह एक सुव्यवस्थित नगर था। धौलावीरा एक सुव्यवस्थित नगर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सुव्यवस्थित नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप बोल सकते हैं धौलावीरा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है पता है? सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। ओके, आगे देखते हैं रंगपुर। रंगपुर का खोज कौन किया था? तो माधवराव स्वरूप वत्स किया था। तो माधव स्वरूप वत्स याद रख सकते हैं आप। ओके, अब देखिए रंगपुर। रंगपुर किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो मादर। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके, और रंगपुर पड़ता कहाँ था? तो अहमदाबाद में। कहाँ पड़ता था? अहमदाबाद में रंगपुर पड़ता था। यहाँ जो है चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। कहाँ से? रंगपुर से। ओके, आगे देखते हैं सुतकोद्दा। सुतकोद्दा जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सुतकोद्दा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, याद रखिएगा। ओके, खोज की बात बोलेंगे तो सुतकोद्दा की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे सुतकोद्दा की खोज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सुतकोद्दा से क्या मिले हैं? तो मिट्टी से बना खिलौना। मिट्टी से बना खिलौना कहाँ मिला था? तो सुतकोद्दा से। कहाँ मिला था? सुतकोद्दा से मिला था मिट्टी का बना हुआ खिलौना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तो मिट्टी से बना खिलौना। मिट्टी से बना खिलौना कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोद्दा से मिले हैं। भगवानपुर। भगवानपुर से क्या मिला है? तो 13 कमरों वाला मकान। 13 कमरों वाला मकान जो है ये भगवानपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? भगवानपुर से मिला है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ पे? तो हरियाणा में। किस नदी किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी किनारे स्थित है। सरस्वती नदी किनारे स्थित है। अभी के समय में सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोलते हैं और इसका प्राचीन नाम बोलेंगे तो द्रासदती। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। ओके, और राखी गढ़ी सरस्वती नदी किनारे स्थित है या फिर घग्गर नदी बोल सकते हैं। इसका खोज क्यों किया था राखी गढ़ी का? तो सूरज भान किया था। कौन किए थे? सूरज भान किए थे। यहाँ से क्या मिले हैं? राखी गढ़ी से क्या मिले हैं? तो तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ कहाँ मिला है? तांबे का रथ। तो राखी गढ़ी से तांबे का रथ मिला है। ओके,
कालीबंगा से क्या मिला है? तो काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, याद रखिएगा। कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बनवाली देखते हैं, बनवाली किस नदी किनारे स्थित है? रंगोई नदी किनारे स्थित है। बनवाली रंगोई नदी किनारे स्थित है। खोज कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी से बने हल। देखिए यहाँ नोटिस करिएगा, मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बना खिलौना। मिट्टी से बना हल बोलेगा तो बनवाली, मिट्टी से बना खिलौना बोलेगा तो सुतकोदा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक को। आप लोग को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तब कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को फिर से बोलना चाहेंगे कि आप लोग अगर मेरे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं, जिसमें कि लुसेंट सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जरूर जुड़िए। ओके, जरूर से जरूर जुड़िए, एकदम 100% जुड़िए। वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि मात्र 51 रुपये फी लेके हम आपको 108 टॉपिक क्लियर कराएंगे, लुसेंट सीरीज टॉपिक क्लियर कराएंगे। ओके, आपको वहाँ पे PDF भी दिया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वो फॉर्म को फिल करिए और मुझसे आप जुड़ जाइए। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।